हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र खंडेला सोनी एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत की ज्योग्राफी में भारत के भौतिक स्वरूप पढ़ रहे हैं और भारत के भौतिक स्वरूपों में हम 6 भौतिक स्वरूपों का विभाजन किया था। उसमें हिमालय, उत्तर का विशाल मैदान मरुस्थल और प्रायद्वीपीय पठार पढ़ लिया था। हम पढ़ रहे थे तटीय मैदान, और तटीय मैदान में भी हमने पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों का विभाजन कर लिया था। और अब एक एक को पढ़ेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले पढ़ेंगे, हम बात करेंगे सबसे पहले पूर्वी तट की, या पूर्वी तट की बात कर लो या पश्चिमी तट की बात कर लो। तो देखिए, नंबर 1 की मैं बात करता हूँ। तो देखिए, नंबर तटीय में था, हम 2 भागों में बांटा था। तो हम नंबर पहले बात करेंगे पश्चिमी तटीय मैदान। तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदानों की हम बात करें सबसे पहले, तो एक बात आप ध्यान रखेंगे। पश्चिमी तटीय मैदानों की मैं बात करूं तो आप ध्यान रखेंगे, सर देखिए, ये कच्छ की खाड़ी है और ये खंबात की खाड़ी है। ठीक है, कच्छ की खाड़ी और ये खंबात की खाड़ी है। तो आप ध्यान से रखेंगे, यहां से लेकर ये जो भाग है, ये जो भाग है, ये जो भाग है, यहां से लेकर यहां तक, ये है आपका पश्चिमी तट। ये आपका पश्चिमी तट है। इस पश्चिमी तट में, यानी आप कह सकते हो सर, कच्छ से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक, कच्छ से कन्याकुमारी तक है। ये जो तट है, ये क्या है? पश्चिमी तट है। ठीक है, और पश्चिमी तट देखिए, आप ध्यान रखेंगे, यानी सूरत की मैं बात करूं, सूरत, ठीक है, और ये बात करूं मैं गोवा। ये देखिए आप, तो आप बताएंगे सर, देखिए आप एक बात ध्यान रखेंगे, सूरत से, अगर मैं सूरत से कच्छ के बीच की बात करूं, या इस दोनों के बीच की बात करूं, एक इनके बीच की बात करूं, तो यहाँ नंबर 1 आएगा, उसका नाम है काठियावाड़। काठियावाड़ तट भी कह सकते हैं इसको आप, जैसे सौराष्ट्र तट भी कह सकते हैं। काठियावाड़ तट या सौराष्ट्र तट भी कह सकते हैं। और इसकी बात मैं करूँ, नंबर 2 वाले की बात करूँ, तो इसको हम कहेंगे कोंकण तट, कोंकण तट कहेंगे। और इसकी बात करें तो नंबर 3 मालाबार तट कहेंगे। मालाबार तट है ये कौन सा तट है? मालाबार तट है। ठीक है, तो पश्चिमी तट के 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 काठियावाड़ तट। काठियावाड़ तट कहाँ से कहाँ तक? आप देखिए, कच्छ से सूरत के बीच में ये काठियावाड़ तट है। फिर सूरत से गोवा के बीच में कोंकण तट है, और गोवा से कन्याकुमारी, ये तट कौन सा है? मालाबार तट है। 3 तट हो गए। अब 3 तटों में सबसे पहले मैं बात करता हूँ नंबर 1 काठियावाड़ की। नंबर 1 बात मैं करता हूँ काठियावाड़ की। तो अब काठियावाड़ में देखिए, आप काठियावाड़ में आपको ध्यान क्या रखना है? एक बात तो आप ध्यान रखेंगे काठियावाड़ में, देखिए, एक तो बंदरगाह ध्यान रखने हैं, बंदरगाह ध्यान रखने। काठियावाड़ में कौन कौन से बंदरगाह, ये ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो कौन कौन से बंदरगाह जो काठियावाड़ में स्थित है? एक तो आप ध्यान रखेंगे दाहेज, दाहेज बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, एक ओखा बंदरगाह, ओखा बंदरगाह। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दाहेज बंदरगाह, ठीक है, कांडला बंदरगाह और ओखा बंदरगाह। ठीक है, 3 बंदरगाह आप ध्यान रखेंगे। दाहेज बंदरगाह एक रासायनिक बंदरगाह है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इसे रासायनिक बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। किसको? दाहेज बंदरगाह को। और रासायनिक बंदरगाह भी कहा जाता है। ठीक है, इस पर रासायनिक पदार्थों का आयात निर्यात होता है। इसे रासायनिक पदार्थ, ये कहाँ है? तीनों ही गुजरात में स्थित है। तीनों ही कहाँ है? गुजरात में स्थित है। कौन से तट पर है? तो आप बताएंगे सर, काठियावाड़ तट पर है। तो काठियावाड़ तट पर मैंने 3 बंदरगाह लिखे हैं। ठीक है, तो अब दाहेज बंदरगाह, ओखा और कांडला। एक बंदरगाह आप वो लिख सकते हो, पोरबंदर। बंदरगाह ये भी कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ये 4 बंदरगाह आप ध्यान रखेंगे। इनमें से देखिए, महत्वपूर्ण कौन सा है? दाहेज बंदरगाह। इसके बारे में आप इतना लिखेंगे, ये भारत का रासायनिक बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दूसरी बात मैं करूँ किसकी? कांडला बंदरगाह की। कांडला बंदरगाह राजस्थान का सबसे नज़दीक बंदरगाह है। एक पॉइंट तो इसमें ये ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट इसमें ये ध्यान रखेंगे, इसे वर्तमान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जाना जाता है। 2 बात ध्यान रखेंगे। ठीक है,
पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसे वर्तमान में कहते हैं, किसे, कांडला बंदरगाह को। ठीक है, और ये राजस्थान का सबसे नज़दीक बंदरगाह है, ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे कांडला के बारे में। और कांडला के बारे में इतना और ध्यान रखेंगे, भारत में सबसे ज़्यादा ज्वार भाटे कहाँ थे, कांडला बंदरगाह पे आते हैं। ठीक है, तो मैंने 3 बात बताई कांडला के बारे में। वर्तमान नाम इसका पंडित दीनदयाल उपाध्याय है और राजस्थान का सबसे नज़दीक बंदरगाह है। ठीक है, और भारत में सबसे ज़्यादा ज्वार भाटे भी कहाँ आते हैं, कांडला पे आते हैं। ठीक है, अब बात करूँ मैं ओखा की, ये भी कहाँ है, गुजरात में। इसको इतना ध्यान रखना है, भारत में ऊंचे ज्वार भाटे कहाँ आते हैं, ओखा में आते हैं। सर्वाधिक ज्वार भाटे आते हैं कांडला में, जबकि भारत में सबसे ऊंचे ज्वार भाटे का आते हैं ओखा बंदरगाह पे आते हैं। तो दोनों ज्वार भाटा जवारी बंदरगाह है। ठीक है, बंदरगाह, ये पोरबंदरगाह कहाँ है, स्थित है, गुजरात में। कोई बात ध्यान नहीं रखनी है। ठीक है, तो 4 बंदरगाह आप ध्यान रखेंगे, इसके बारे में ध्यान रखेंगे ये प्रसिद्ध कैसे है, ये तट क्यों प्रसिद्ध है। तो आप बताएंगे सर ये तट नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, नमक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, के लिए प्रसिद्ध है। और भारत में सर्वाधिक नमक उत्पादन कौन करता है, गुजरात। भारत में सर्वाधिक नमक उत्पादन कौन करता है, गुजरात करता है। ठीक है, कौन करता है, गुजरात। भारत में सर्वाधिक नमक उत्पादन कौन करता है, गुजरात करता है। और ये तट नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, गुजरात का भावनगर, गुजरात का भावनगर नमक का सबसे बड़ा बोर्ड है। गुजरात के भावनगर में नमक का सबसे बड़ा क्या है, बोर्ड है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नमक का सबसे बड़ा बोर्ड कहाँ स्थित है, तो भावनगर में। और यही भावनगर के पास में एक जामनगर भी स्थित है। ठीक है, इस जामनगर में भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम रिफाइनरी है, तो वो जामनगर है। और ये क्या है, भावनगर है। जामनगर में क्या है, पेट्रोलियम रिफाइनरी भारत की सबसे बड़ी। ये क्या है, ये भावनगर है। ये भावनगर में नमक का बोर्ड है। गुजरात नमक उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध है, ये तट नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके बंदरगाह आपको ध्यान रखना है, ये कौन सा तट है, काठियावाड़ तट है, जो कहाँ से कहाँ तक है, तो आप बताएंगे कच्छ से सूरत के बीच में है। अब मैं कुछ नोट पे बात करता हूँ। देखिए, नोट में कुछ और बात करता हूँ मैं। नोट एक बात ध्यान रखेंगे, विश्व में सर्वाधिक ज्वार भाटे कहाँ आते हैं, विश्व में सर्वाधिक ज्वार भाटे ब्रिस्टल इंग्लैंड में आते हैं। विश्व में सर्वाधिक ज्वार भाटे ब्रिस्टल इंग्लैंड में आते हैं। ठीक है, और विश्व में सबसे ऊंचे ज्वार भाटे कहाँ आते हैं, तो उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर फंडी की खाड़ी में आते हैं। तो विश्व में सबसे ऊंचे पूछे तो आप बताएंगे सर उत्तरी अमेरिका में फंडी की खाड़ी में आते हैं। जबकि विश्व में सर्वाधिक कहाँ आते हैं, तो आप बताएंगे ब्रिस्टल इंग्लैंड में आते हैं। बात समझ पा रहे हैं। भारत में सर्वाधिक कहाँ आते हैं, कांडला बंदरगाह पर। और भारत में ऊंचे कहाँ आते हैं, तो ओखा बंदरगाह पर। बात समझ पा रहे हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये है आपका काठियावाड़ बंदरगाह, और इसे हम कहते हैं सौराष्ट्र बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। तो एक समझ में आ गया। अब दूसरा देखिए, आप बात करेंगे दूसरे की, तो गुजरात सूरत से लेकर किसकी बात करें, गोवा की बात करें। सूरत से गोवा के बीच में ये देखिए, इसका नाम क्या है, कोंकण तट है। ठीक है, कौन सा तट है, कोंकण तट है। कोंकण तट किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे सर बागवानी के लिए प्रसिद्ध है, आमों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। किसके लिए, आमों के लिए। तो सूरत से गोवा के लिए आमों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यहाँ पर बंदरगाह कौन सा है, तो आप ध्यान रखें मुंबई बंदरगाह है, जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह। और मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह तो है। इसका सहायक बंदरगाह वो भी ध्यान रखें, नाहवा से का इसका सहायक बंदरगाह है। और विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, न्यूयॉर्क है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे किसमें, कोंकण बंदरगाह पे, कोंकण तट पे। ठीक है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है, सूरत से गोवा के बीच में। यहाँ कौन सा बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह। ठीक है, तो ध्यान से देखिए आप, मैं आगे चलता हूँ। ये देखिए आप कोंकण की बात करते हैं, कोंकण तट की बात करता हूँ, तो इस पर एक तो ध्यान रखेंगे, ये कहाँ से कहाँ तक है, तो आप बताएंगे सर सूरत से गोवा के बीच में। ठीक है, प्रसिद्ध किस लिए है, ये ध्यान रखेंगे, किस लिए प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे सर ये आमों की कृषि के लिए प्रसिद्ध है, आमों की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। ये बात ध्यान रखेंगे। यहाँ बंदरगाह कौन सा है, तो आप ध्यान रखेंगे बंदरगाह कौन सा है, मुंबई बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मुंबई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह कौन सा है, ये भी आप ध्यान रखेंगे।
सहायक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह कौन सा है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो कौन सा है? नाहवा शेखा बंदरगाह है, तो मुंबई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखेंगे। कोंकण तट पे मिट्टी कैसी पाई जाती है? तो अब कोंकण तट पे जो मिट्टी पाई जाती है वो काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, कोंकण तट पे जो मिट्टी है वो काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी में मैंने बताया था खट्टे फलों की कृषि सर्वाधिक होती है। बात समझ पा रहे हैं? तो ये था आपका कोंकण तट। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। और विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? न्यूयॉर्क बंदरगाह था। तो इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में कौन सा बंदरगाह था, ये देखिए आप। इसके बाद में कौन सा था? गोवा से कन्याकुमारी। ये गोवा से कन्याकुमारी कौन सा था? मालाबार तट था। कौन सा तट था? मालाबार तट था। ठीक है, तो मालाबार तट की बात मैं करूं, देखिए आप, मालाबार तट की बात मैं करूं तो देखिए आप, मालाबार तट की मैं बात कर रहा हूं। ये देखिए आप, नंबर 3 की बात करें, मालाबार तट की बात करें, तो मालाबार तट में सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कहाँ से कहाँ तक। तो आप बताएंगे सर गोवा से कन्याकुमारी है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे प्रसिद्ध किस लिए? तो आप बताएंगे सर बागवानी के लिए प्रसिद्ध है। बागवानी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम वर्षा इसी तट पे आती है। ठीक है, इसी तट पे आती है। लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है इस तट पे। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, सर्वाधिक लवणीय झील जिसे हम क्याल के नाम से जानते हैं, क्याल। ठीक है, यानी लेंगुन सर्वाधिक पाई जाती है। सर्वाधिक लेंगुन झील पाई जाती है। ठीक है, और इस तट को कर्नाटक में कन्नड़ तट या किनारी तट के नाम से भी जाना जाता है। इस तट को कन्नड़ तट और किनारी तट के नाम से भी जाना जाता है। सर्वाधिक बागवानी के लिए प्रसिद्ध, भारत में सर्वप्रथम वर्षा यहीं होती है। लेटराइट मिट्टी पाई जाती है और गोवा से कन्याकुमारी के बीच में है। ठीक है, और किसके लिए प्रसिद्ध है? बागवानी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? तो आप बताएंगे सर सर्वाधिक वर्षा यहाँ होती है अरब सागर से। अरब सागर के मानसून से वर्षा होती है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण यही है, महत्वपूर्ण तटीय मैदान यही है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण तटीय मैदान कौन सा है? मालाबार तटीय मैदान है। तो कहाँ स्थित है? तो मैंने बता दिया गोवा से कन्याकुमारी स्थित है, यानी गोवा में भी है। ठीक है, और केरल में भी है। बात समझ पा रहे? गोवा, केरल और कर्नाटक वाली सीमा पर है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये है मालाबार तट, जिसको कर्नाटक में क्या कहते हैं? कन्नड़ और किनारी तट के नाम से भी जानते हैं। सबसे ज़्यादा लेंगुन झीलें इसी पर पाई जाती है। ठीक है, और लेंगुन झीलों के द्वारा यहाँ पर जो आकृति बनती है उसे बेकवास के नाम से जानते हैं। देखिए तटों पर ये बनती है ऐसे आकृतियाँ, तटों पर ऐसी आकृतियाँ बनती हैं और यहाँ पर लेंगुन झील बनती है। ये लेंगुन झील बनती है। तो इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? बेकवास कहते हैं। क्या कहते हैं? बेकवास। सर्वाधिक बेकवासों का निर्माण, यानी तटीय क्षेत्रों पर जो ये झील बनती है, लेंगुन तटीय झील, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? बेकवास कहते हैं। ठीक है, तो बेकवास क्षेत्र का भी सर्वाधिक विकास कहाँ होता है? इसी तट पे होता है, मालाबार तट पे होता है। ठीक है, और इस मालाबार तट में अगर मैं बंदरगाह की बात करूं तो आप बताएंगे सर बंदरगाह की अगर बात करूं, अगर मैं इसमें बंदरगाह की बात करूं तो देखिए आप, बंदरगाह की मैं बात करूं तो एक बंदरगाह कौन सा है? कोची बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? कोची बंदरगाह है। ठीक है, और एक बंदरगाह है मार्मू गोवा बंदरगाह है। ठीक है, कोची बंदरगाह और मामू गोवा बंदरगाह स्थित है। कोची बंदरगाह ध्यान रखना आपको। ठीक है, कोची बंदरगाह भारत में सबसे बड़े नाव यार्ड, ये नाव बनाए जाते हैं। ठीक है, नाव बनाने का कारखाना सबसे बड़ा कोची बंदरगाह पे है। और एक मार्मू गोवा है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो 2 बंदरगाह मुख्य रूप से आप ध्यान रखेंगे। किस पर? एक और ध्यान रख सकते हैं, न्यू मंगलोर है। न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इसी पर स्थित है। तो न्यू मंगलोर, कोची और ये देखिए यहाँ पर कोची स्थित है। कोची को देखिए आप, कोची को अरब सागर की रानी कहते हैं। कोची शहर है ना, शहर,
कोची शहर को अरब सागर की रानी कहते हैं। कोची को अरब सागर की रानी कहते हैं और कोची वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। कौन से द्वीप पर है? वेलिंगटन द्वीप पर। और वेलिंगटन जो राजधानी है वो न्यूजीलैंड की राजधानी भी है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड देश की राजधानी भी है और वेलिंगटन द्वीप भारत में है, केरल में, और उस द्वीप पर कोची शहर स्थित है। और कोची को अरब सागर की रानी कहते हैं। और कोची का जुड़वा शहर किसे कहते हैं? एर्नाकुलम को कहते हैं। कोची का जुड़वा शहर किसे कहते हैं? तो आप ध्यान रखेंगे, एर्नाकुलम। एर्नाकुलम को कहते हैं। कोची का जुड़ा शहर किसे कहते हैं? एर्नाकुलम कहते हैं। हैदराबाद का जुड़ा शहर किसे कहते हैं? सिकंदराबाद को कहते हैं। सिकंदराबाद, ठीक है। हैदराबाद का जुड़ा शहर सिकंदराबाद है, जबकि कोची का जुड़ा शहर कौन सा है? एर्नाकुलम है। ये भी ध्यान रखेंगे। कोची कौन से द्वीप पर? मैंने बता दिया, वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है, ठीक है। तो इतनी बात ध्यान रखेंगे किसके बारे में? मालाबार तट के बारे में ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब चलें आगे। तो ये थे 3 भाग थे किसके? पश्चिमी तट के। तो कोंकण तट, मालाबार तट और एक था काठियावाड़ तट, ठीक है। अब सर बात करें आगे, आगे मैं बात करूं तो अब हम बात करेंगे तटों में। देखिए आप, अब तटों में हम बात करेंगे किसके? तो वो देख लीजिए आप। अब हम बात करेंगे तटों में, तो ध्यान से देखिए आप तटों में। अब हम बात करेंगे पूर्वी तट की। किसकी बात करेंगे? पूर्वी तट की बात करेंगे, ठीक है। ये देखिए आप, पूर्वी तट कन्याकुमारी से, ये देखिए आप, पूर्वी तट कन्याकुमारी से महानदी तक है, मुख्य रूप से महानदी तक है, ठीक है। और बाकी अगर महानदी नहीं है तो आप गंगा नदी के डेल्टा तक है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे महानदी, महानदी ऑप्शन में नहीं है तो महानदी डेल्टा, ठीक है। और ये है कन्याकुमारी, ये देखिए ये है कन्याकुमारी। अब हम बात कर रहे हैं किसके? पूर्वी तट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, पूर्वी तट को हम 2 भागों में बांटते हैं, ठीक। तो मैं यहाँ देखिए महाराष्ट्र में, ये देखिए आप कृष्णा कुमारी नदी की हम बात करते हैं। देखिए आप, महाराष्ट्र से एक नदी आती है, उस नदी का नाम कृष्णा नदी है। ये कृष्णा नदी डेल्टा, कौन सी नदी का डेल्टा है? कृष्णा नदी का डेल्टा है। तो कन्याकुमारी से कृष्णा नदी का डेल्टा, ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, एक तो ये क्षेत्र है और एक महानदी तक ये जो क्षेत्र है, ये 2 भाग हो गए। तो आप बोलेंगे सर इसका नाम तो है सर, देखिए आप, इसको तो हम किस नाम से जानेंगे? तो मैं लिख देता हूँ नंबर ए, इसको हम कहेंगे कोरोमंडल तट है। कौन सा तट है? कोरोमंडल तट है, ठीक है। तो आप बताएंगे कोरोमंडल तट कन्याकुमारी से कृष्णा नदी का डेल्टा तक है, ठीक है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र से निकलती है। महाराष्ट्र में कहाँ से निकलती है? अभी देखिए हमने पिछले क्लास में पढ़ा भी था, कल सुबाई की चोटी, महाबलेश्वर की चोटी, तो ये महाराष्ट्र में महाबलेश्वर चोटी से निकलती है, ठीक है। तो ये है कृष्णा नदी, ठीक है। तो इसकी अगर मैं बात करूं, ये देखिए बी नंबर, इसका नाम है उत्तरी सरकार, इसका नाम है उत्तरी सरकार। इसका नाम क्या है? उत्तरी सरकार तट, ठीक। तटीय मैदान, ये देखिए आप, ठीक है। ये कोरोमंडल तट है और वो उत्तरी सरकार है, ठीक है। 2 हो गए। तो उत्तरी सरकार कहाँ से है? कृष्णा कुमारी से, सॉरी कृष्णा नदी का डेल्टा से महानदी के डेल्टा के बीच में है, जबकि कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच में है, वो कौन सा है? कोरोमंडल है। तो 2 तट हो गए, ठीक है। अब थोड़ा सा आप एक कॉन्सेप्ट और समझने की कोशिश करेंगे। आप ध्यान से देखिए मैं यहाँ क्या समझाना चाह रहा हूँ, तो आप समझेंगे पूर्वी तट को और कैसे बांटा गया है। तो आप ध्यान से देखिए, ये देखिए आप, फिर हम एक ही को पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए आप क्या समझेंगे इस बात को, ध्यान से समझेंगे आप। देखिए आप, मैंने क्या बताया, ये देखिए आप, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए, आप समझ पाएंगे इस बात को। ये देखिए आप, ठीक है। अब एक बात आप ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे? ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये है
गोदावरी नदी डेल्टा, ये है कृष्णा नदी डेल्टा, ये है महानदी डेल्टा डेल्टा, और ये है कन्याकुमारी। अब आप ध्यान से समझिए, अब आप ध्यान से समझिए, देखिए कृष्णा नदी के बीच में, अब आप ध्यान से समझेंगे, क्या समझेंगे, देखिए आप, ये देखिए आप, ये जो मैंने बताया, ये जो भाग बताया ब्लैक वाला, ये क्या है, ये तो मैंने बता दिया क्या है। तो आप बताएंगे सर ये जो भाग अभी जस्ट बताया है इसका नाम है कोरोमंडल, इसका नाम क्या है, कोरोमंडल है। ठीक, अब ये जो ये है उत्तरी सरकार, ध्यान से समझिए आप, उत्तरी सरकार, ये है उत्तरी सरकार, ये पूरा क्या है, उत्तरी सरकार। लेकिन उत्तरी सरकार को दो भागों में बांटा गया है, उत्तरी सरकार को भी दो भागों में बांटा गया है। बात समझ पा रहे हैं, उत्तरी सरकार को दो भागों में बांटा गया, तो वो ध्यान से उत्तरी सरकार वाला को ध्यान से देखेंगे, कहाँ बांटा गया सर, उत्तरी सरकार को दो भागों में कहाँ बांटा गया है, तो वो चीज़ आप ध्यान से देखेंगे। देखिए आप, उत्तरी सरकार, ये देखिए ये देखिए उत्तरी सरकार का भाग है, और ये भी उत्तरी सरकार का भाग है। मैं उत्तरी सरकार को दो भागों में तोड़ देता हूँ, तो आप बताएंगे सर उत्तरी सरकार को दो भागों में तोड़ने से, एक तो जो नीचे है उसका नाम है गोलकुंडा, और ऊपर वाले का नाम है उत्कल या कलिंग। ये देखिए आप, उत्तरी सरकार को मैंने दो भागों में तोड़ा है, तो आप ध्यान से देखिए उत्तरी सरकार को दो भागों में कैसे कैसे तोड़ा है। तो देखिए कृष्णा नदी के डेल्टा से महानदी तक ये पूरा उत्तरी सरकार है। लेकिन उत्तरी सरकार में कृष्णा नदी से गोदावरी नदी तक के बीच को तो कहेंगे गोलकुंडा, समझ पा रहे हो, कृष्णा नदी से गोदावरी नदी के बीच के तट को क्या कहेंगे, गोलकुंडा किसका भाग है, उत्तरी सरकार का भाग है। फिर देखिए गोदावरी नदी से महानदी के बीच में उसको कहेंगे क्या, उत्कल या कलिंग तट, और इन दोनों को अगर जोड़ दे तो ये दोनों ही किसके भाग हैं, उत्तरी सरकार के भाग है। तो उत्तरी सरकार के दो भाग हैं, आप ध्यान रखेंगे, दो, एक तो इन दोनों नदियों के बीच में, एक ऊपर वाली दो नदियों के बीच में, और नीचे वाले ध्यान रखेंगे वो तो कोरोमंडल तट है, ये एक कोरोमंडल तट और एक उत्तरी सरकार। लेकिन उत्तरी सरकार के भी कितने भाग है, दो। अब मैं ध्यान से देखिए, मैं अब आगे देख रहे हैं, अब हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। तो नंबर एक की मैं बात करूँ तो अब देखिए आप, अब बात करते हैं कोरोमंडल तट की, ठीक है। देखिए आप, हम बात करते हैं कोरोमंडल तट की बात करते हैं, ठीक है। देखिए कोरोमंडल तट में आप क्या ध्यान रखेंगे, देखिए मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। कोरोमंडल तट में आप क्या ध्यान रखेंगे, एक बात ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे सर, देखिए ये क्या है, कन्याकुमारी, ठीक, और ये नदी कौन सी है, तो ये कौन सी है, कृष्णा नदी डेल्टा है, ठीक। कृष्णा नदी कहाँ से आ रही है, तो आप बताएंगे सर महाराष्ट्र से आ रही है, ठीक, कहाँ से आ रही है, महाराष्ट्र से आ रही है। कन्याकुमारी कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे सर तमिलनाडु में, कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, यही बात है। अब देखिए आप इसमें ध्यान क्या रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे, ये बात है, यही तो हमारा तो क्या है, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र क्या है, यही तो हमारा क्या है, कोरोमंडल तट है। और कोरोमंडल तट पे आपको क्या क्या ध्यान रखना है, मैं नंबर एक की बात करता हूँ। देखिए आप, नंबर एक आप ध्यान रखेंगे, नंबर एक एनोर बंदरगाह, एक यहाँ आप ध्यान रखेंगे तूतीकोरिन बंदरगाह, ठीक। कोरोमंडल तट पे एक तो ध्यान रखेंगे एनोर बंदरगाह, एक ध्यान रखेंगे तूतीकोरिन बंदरगाह। अब मैं आगे बात करता हूँ इसके, तो एक ध्यान रखेंगे आप चेन्नई बंदरगाह, ठीक, और एक आप ध्यान रखेंगे पुलिकट झील ध्यान रखेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे।
अब इसमें क्या ध्यान रखना है वो देखिए आप। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, तूतीकोरिन बंदरगाह के बारे में क्या ध्यान रखना है। तूतीकोरिन बंदरगाह, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, तूतीकोरिन बंदरगाह भारत का सबसे प्राचीन प्राकृतिक बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है। और ये कहाँ स्थित है तो आप बताएंगे सर ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है। भारत का सबसे प्राचीन प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तूतीकोरिन बंदरगाह, जो भारत का प्राचीन प्राकृतिक बंदरगाह है और मन्नार की खाड़ी में स्थित है। इतनी बात ध्यान रखेंगे इसमें, किसमें, तूतीकोरिन बंदरगाह में। बात समझ पा रहे हैं। अब आपको एनोर बंदरगाह में क्या ध्यान रखना है। एनोर बंदरगाह में ये ध्यान रखेंगे भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत बंदरगाह कौन सा है। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत बंदरगाह कौन सा है। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत बंदरगाह कौन सा, जो, तो आप बताएंगे सर एनोर बंदरगाह है। और एनोर बंदरगाह भी कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये भी कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। और ये भी कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। लेकिन तमिलनाडु में भी कहाँ, मन्नार की खाड़ी में पड़ता है। तो इन दोनों के बारे में ये बातें आप ध्यान रखेंगे। अब बात सर चेन्नई बंदरगाह की बात करें तो ये चेन्नई बंदरगाह के बारे में आप इतना ध्यान रखेंगे, भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह है। भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो कौन सा है, चेन्नई बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे प्राचीन है, लेकिन वो कृत्रिम है। ये प्राचीन है लेकिन ये क्या है, प्राकृतिक है। बात समझ पा रहे हैं। तो कृत्रिम और प्राकृतिक आप ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ पड़ता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे कहाँ पड़ता है, ये भी तमिलनाडु में पड़ता है। तो ये भी तमिल में पड़ता है, ये भी कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। अब पुलिकट झील की मैं बात करूँ तो आप बताएंगे सर तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर पड़ती है। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर पड़ती है। और इस पूर्वी तट पर चिल्का झील के बाद, यानी भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है, चिल्का झील है। कहाँ पड़ती है, उड़ीसा में। चिल्का झील के बाद में दूसरी सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है, तो आप बताएंगे सर दूसरी सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है, तो आप बताएंगे पुलिकट झील है। किसके बाद में, चिल्का झील के बाद में। चिल्का झील कहाँ पड़ती है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है, या लेंगुन झील कौन सी है, तो आप बताएंगे चिल्का झील है। बात समझ पा रहे हैं, लेंगुन झील, चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। उसके बाद में दूसरी सबसे बड़ी लेंगुन झील की बात करें तो कौन सी है, तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित जो झील है उस झील का नाम क्या, पुलिकट झील है। तो ये चार बात उम्मीद करता हूँ आप ध्यान रखेंगे। एक बात तो ध्यान रखेंगे, पुलिकट झील के तूतीकोरिन बंदरगाह, दूसरा एनोर बंदरगाह, तीसरा चेन्नई बंदरगाह और चौथा पुलिकट झील। यही आपका कोरोमंडल तट है। बात समझ पा रहे हैं, यही कोरोमंडल तट है। तो आप समझ पाए होंगे कि कोरोमंडल तट पे चार बात ध्यान रखनी है। तो उम्मीद करता हूँ मैं आगे चलते हैं। देखिए आप आगे चलते हैं, आगे में क्या ध्यान रखना है, कोरोमंडल तट पे आगे क्या ध्यान रखना है, ये देखिए आप। कोरोमंडल के बाद में कौन सा तट था, तो आप बताएंगे सर कोरोमंडल के बाद में जो तट था वो उत्तरी सरकार था। कौन सा था, उत्तरी सरकार तट था। और उत्तरी सरकार तट की मैं बात करूं तो देखिए आप उत्तरी सरकार में क्या ध्यान रखेंगे, ये देखिए आप उत्तरी सरकार में एक तो आप ध्यान रखेंगे कि सर पहली बात तो ये है कहाँ, ठीक है। उत्तरी सरकार में देखिए महानदी डेल्टा, बात समझ पा रहे हैं। और ये है कृष्णा नदी डेल्टा, और ये है गोदावरी नदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा। अब आपको क्या ध्यान रखना है, यानी कि कहने का मतलब क्या, कृष्णा नदी के बीच में देखिए आप, कृष्णा नदी की मैं बात करूं तो आप बात करेंगे सर कृष्णा और गोदावरी के बीच में ये जो तट है ये उत्तरी सरकारी है, लेकिन उत्तरी सरकार का गोलकुंडा तट है, ठीक है। और ये भी उत्तरी सरकारी है, लेकिन ये उत्तरी सरकार का कौन सा तट है, तो आप बताएंगे सर ऊपर वाला कलिंग तट है, या इसको उत्कल तट के नाम से भी जानते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो तट है इस पर क्या ध्यान रखना है, इस पर आप तो ध्यान रखेंगे, दो चीज ध्यान रखेंगे। इस पर मैं आपको दो चीज बता देता हूँ। किस पर, ये गोलकुंडा तट है। कौन सा तट है, गोलकुंडा,
है तो उत्तरी सरकार, लेकिन उत्तरी सरकार का गोलकुंडा है और ये क्या है, उत्कल है। ठीक, दोनों को मिलाकर उत्तरी सरकार बोलेगी। तो इस पे एक तो ध्यान रखेंगे मछलीपट्टनम, क्या ध्यान रखेंगे, मछली या मछलीपट्टनम, या ऐसे आता है मछलीपट्टनम बंदरगाह स्थित है। मछलीपट्टनम बंदरगाह स्थित है, तो मछलीपट्टनम किस पर है, गोलकुंडा तट पे। गोलकुंडा तट किसका भाग है, उत्तरी सरकार का भाग है। ठीक है, अब मैं गोलकुंडा तट पे एक को लिख रहा हूं, कोलेरू झील। कोलेरू झील है, ये दोनों ही कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। लेकिन आंध्र प्रदेश में कौन से तट पे है, तब आप बताएंगे सर ये गोलकुंडा तट पे है, और गोलकुंडा तट उत्तरी सरकार का भाग है। तो ये दो बात आप ध्यान रखेंगे, उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। और मैं अब आगे की बात करता हूँ। देखिए आप आगे क्या ध्यान रखेंगे, इस पर आप क्या ध्यान रखेंगे, विशाखापट्टनम बंदरगाह। ठीक है, विशाखापट्टनम बंदरगाह ध्यान रखेंगे। ठीक है, विशाखापट्टनम, व्हीलर द्वीप, पारादीप बंदरगाह, चिल्का झील। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखेंगे। तो नंबर एक की मैं बात करूं तो देखिए आप ध्यान रखेंगे किसके बारे में, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, इसमें 2 नंबर पे आप ध्यान रखेंगे व्हीलर द्वीप, फिर है पारादीप बंदरगाह, एक आप ध्यान रखेंगे चिल्का झील। कितनी बातें लिखी है मैंने, 4 बातें लिखी है। ये 4 बात मैंने लिखी है, उत्कल तट पे लिखे, और उत्कल तट को हम कलिंग तट के नाम से भी जानते हैं, और ये भी किसका भाग है, उत्तरी सरकार का ही भाग है। तो आप इससे क्वेश्चन क्या आएगा, आप इससे ध्यान रखेंगे विशाखापट्टनम के बारे में तो ध्यान रखेंगे, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो आप ध्यान रखेंगे विशाखापट्टनम। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो आप बताएंगे सर विशाखापट्टनम है, ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है ये, भारत का सबसे गहरा है ये। डॉल्फिज नोज पहाड़ी के पीछे, डॉल्फिज नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। पहाड़ी के पीछे क्या है, सुरक्षित है। डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। अब मैं बात करता हूँ व्हीलर द्वीप की। व्हीलर द्वीप कहाँ है, उड़ीसा में स्थित है। व्हीलर द्वीप को वर्तमान में क्या कहते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। आप इतना ध्यान रखेंगे व्हीलर द्वीप को किस नाम से जानते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जानते हैं। ठीक है, पारादीप बंदरगाह की मैं बात करूं तो पारादीप बंदरगाह के बारे में इतना ध्यान रखेंगे, पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे सर उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, और पारादीप बंदरगाह भारत का एकमात्र ऐसा बंदरगाह है, पारादीप बंदरगाह, मैं जितनी बातें बोलता हूँ हम नोट कर लिया वो। ठीक है, पारादीप बंदरगाह भारत का एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जो सभी मौसमों में काम करता है। भारत के सभी मौसम में काम करने वाला बंदरगाह कौन सा है, पारादीप बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है, पारादीप, उड़ीसा। ठीक है, चिल्का झील की बात करें, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, चिल्का है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। भारत की सबसे खारी झील कौन सी है, देखिए खारे पानी की बड़ी झील है, भारत की सबसे ज़्यादा खारी झील कौन सी है, तो वो पंचभद्रा है। वो कहाँ स्थित है, बाड़मेर में। लेकिन ये भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो उसका नाम क्या है, चिल्का झील है। तो उम्मीद करता हूँ ये कितनी बातें लिखी मैंने, 4 बातें लिखी है। कौन कौन सी बात लिखी, विशाखापट्टनम, व्हीलर द्वीप, पारादीप बंदरगाह और चिल्का झील। ये 4 बात उत्कल तट पे है। कौन से तट पे, उत्कल तट पे। 2 बातें मैंने लिखी, कोलेरू झील, ठीक है, और मछलीपट्टनम बंदरगाह, ये 2 बात लिखी मैंने गोलकुंडा तट पे। तो 2 और 4 6 बातें, और 6 को मिलाकर हम बोलेंगे उत्तरी सरकार। ये है आपका उत्तरी सरकार तट जो बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है। बात समझ पा रहे हैं, तो इतनी बात ध्यान रखेंगे। बंदरगाहों की मैंने बात की, वो भी आप ध्यान रखेंगे। भारत का कौन सा बंदरगाह कैसे प्रसिद्ध है, विश्व का कौन सा, मैंने ये भी बात की। तो उम्मीद करता हूँ आप समझेंगे। और यहाँ देखिए मैंने एक बंदरगाह बताया था, आपको ध्यान होता है। यहाँ एक बंदरगाह कोट काठियावाड़ तट की बात की मैंने, सौराष्ट्र के तट, वो नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक नमक उत्पादन कौन करता है, गुजरात करता है। लेकिन झीलों से सर्वाधिक नमक उत्पादन कौन करता है, तो झीलों से सर्वाधिक नमक का उत्पादन भारत में कौन करता है, तो आप बताएंगे सर झीलों से राजस्थान करता है।
कौन करता है? राजस्थान झीलों से सर्वाधिक नमक का उत्पादन करता है। तो इतनी बात आप समझ पाए होंगे। ये थे तटीय मैदान। कितने भाग थे तटीय? 2, एक तो पूर्वी तट और एक पश्चिमी तट। तो उम्मीद करता हूँ पूर्वी तट और पश्चिमी तट को दोनों को समझे होंगे, और दोनों के मैंने टुकड़े भी किए हैं, पहले वाले के 3, इसके 2 टुकड़े किए हैं। तो अब चलें आगे। तो देखिए आप, हम बात करेंगे द्वीपीय समूह की। ये भारत की भौतिक स्वरूप का 6वां पॉइंट है। भारत की भौतिक स्वरूप का 6वां पॉइंट है द्वीपीय समूह। और इस द्वीपीय समूह में हम पढ़ेंगे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या खासियत है, फिर इन एक एक को देखते हैं। देखिए आप एक बात ध्यान से समझेंगे, ये देखिए लक्षद्वीप, ये क्या है? लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है, बात समझ पा रहे हैं? और ये है अंडमान और निकोबार। फिर इन दोनों को डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है? ये है अंडमान, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, ठीक। ये भारत की भौतिक स्वरूप का 6वां पॉइंट चल रहा है, ठीक है? 6 भौतिक स्वरूप थे, 6वां भौतिक स्वरूप है। अब इसकी खासियत क्या है, देखिए मैं इनकी बात बता देता हूँ, तो आप इतना ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? ये देखिए आप, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, सॉरी अरब सागर में स्थित है, अरब सागर में स्थित है, ठीक है? ये कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बात समझ पा रहे हैं? ये सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी है कवरत्ती। कवरत्ती इसकी क्या है? राजधानी है। ये भारत का दूसरा बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आप बताएंगे सर लद्दाख है। भारत में टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? वर्तमान में 8 है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? लद्दाख है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हुआ है। इसकी राजधानी कौन सी है? तो आप बताएंगे सर इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। इसकी राजधानी क्या है? तो आप बताएंगे पोर्ट ब्लेयर है। इसकी राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर है। इसकी राजधानी कौन सी है? आप बताएंगे कवरत्ती है। वो बंगाल की खाड़ी में, और ये इसमें है, ठीक है? किसमें? अरब सागर में। इसका निर्माण किससे हुआ? तो आप बताएंगे सर इसका निर्माण किससे हुआ? तो इसका निर्माण हुआ प्रवाल भित्ति से। किससे हुआ? प्रवाल भित्ति से। ये प्रवाल भित्ति से हुआ है। इसका निर्माण किससे हुआ है? इसका निर्माण की अगर मैं बात करूं तो आप ध्यान रखेंगे ज्वालामुखी से हुआ है। ज्वालामुखी से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है? इसका निर्माण किससे हुआ? ज्वालामुखी से हुआ है। बात समझ पा रहे हैं? इसका निर्माण, इसमें अरावली का अवशेष पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? अरावली का अवशेष। अरावली का अवशेष पाया जाता है, क्योंकि यहाँ अरावली की उत्पत्ति होती है, ठीक है? अरावली का अवशेष है, ठीक है? आप बताओगे यहाँ हिमालय का अवशेष मिलता है। हिमालय का भाग है। यहाँ जो पर्वत श्रेणियाँ हैं या पहाड़ियाँ हैं, वो किसका भाग है? हिमालय का भाग है। देखिए ऐसा माना जाता है कि हिमालय का भाग है, ठीक है? ये बात ध्यान रखेंगे। ये सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, ये सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है? ये बात ध्यान रखेंगे। और इसकी बात ये ध्यान रखेंगे, निर्माण ध्यान रखेंगे प्रवाल भित्ति से, वो प्रवाल भित्ति से नहीं है, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये बात आपसे, ठीक है? तो अब मैं एक एक को पढ़ाने की कोशिश करेंगे। इनमें ये तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे, ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये तो आपको ध्यान रखेंगे। और अब इसमें देखिए एक बात और ध्यान रखिए। क्या ध्यान रखेंगे सर? लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप, इसका सबसे दक्षिणतम भाग की बात करें तो मिनिकॉय है। मिनिकॉय सबसे दक्षिणी द्वीप है।
इसमें दक्षिण में कौन सा है? ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार। ठीक है, यहाँ ग्रेट निकोबार है और ये मिनी का है। इधर देखिए हम क्या पढ़ेंगे, इधर हम पढ़ेंगे 10 डिग्री चैनल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 10 डिग्री चैनल हम इधर पढ़ेंगे और इधर हम पढ़ेंगे 8 डिग्री, 9 डिग्री और 11 डिग्री। 8 डिग्री चैनल इधर पढ़ेंगे, 9 डिग्री चैनल इधर पढ़ेंगे और 11 डिग्री चैनल इधर पढ़ेंगे। ठीक है, इतना इसमें कॉन्सेप्ट है तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और अब हम ध्यान रखेंगे प्रवाल भित्ति की मैंने बात कर ली। ये प्रवाल भित्ति से निर्मित है और वो किससे निर्मित है? वो सर ज्वालामुखी से निर्मित है। लेकिन ध्यान इतना रखेंगे यहाँ प्रवाल भित्ति अनुसंधान के अंदर है, प्रवाल भित्ति अनुसंधान, प्रवाल भित्ति अनुसंधान के अंदर स्थित है। इधर प्रवाल भित्ति अनुसंधान के अंदर स्थित है, जबकि ये प्रवाल भित्ति से निर्मित है। प्रवाल भित्ति क्या होती है? मूंगा चट्टानों द्वारा, मूंगा एक जानवर होता है, उसके द्वारा कंकड़ पत्थर चूने से खाने से उसमें इकट्ठे हो जाते हैं। तटों पर ये क्या होते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं। इनके द्वारा जो अवशेष बचता है, इनकी ये बींट के रूप में अवशेष छोड़ते हैं पास पास में ऐसे, तो एक चट्टान बन जाती है, चट्टानी रूप से ऐसे बन जाता है, पठारी भाग बन जाता है, ऐसे भूभाग बन जाता है। और उस भूभाग को हम क्या कहते हैं? मूंगा चट्टान के नाम से जानते हैं, मूंगा प्रवाल भित्ति के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रवाल भित्ति कहते हैं, मूंगा चट्टान के नाम से जानते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये प्रवाल भित्ति से निर्मित है, क्योंकि वो ज्वालामुखी से निर्मित है। ध्यान रखेंगे। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ स्थित है? तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी तट की बात करें, पश्चिम नहीं पूर्वी तट की, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी तट में ग्रेट बैरियर रीफ, जिसे पानी का सुंदर उद्यान भी कहते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी भाग की मैं बात करूँ तो वहाँ है। कौन से सागर में? कोरल सागर में स्थित है, कोरल सागर में स्थित है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है वो। ठीक है, और प्रवाल की जब बात आई गई तो मैं ये भी बता देता हूँ, प्रवाल में आप देखिए एक प्रवाल की बात जब आ गई तो मैं प्रवाल की बात बता देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। क्या प्रवाल की बात आई? देखिए यहाँ पर मन्नार की खाड़ी है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति आप जानेंगे। ठीक है, ये क्या है? मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, और ये है कच्छ की खाड़ी है, ये है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, और ये अंडमान और निकोबार, अंडमान निकोबार की मैं बात करूँ। ठीक है, अब भारत में प्रवाल भित्ति कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये है खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी है। ठीक है, अब भारत से यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से कौन सा प्रवाल भित्ति का भाग नहीं है? तो देखिए मन्नार की खाड़ी में प्रवाल भित्ति पाई जाती है। नंबर 1 मन्नार की खाड़ी में प्रवाल भित्ति पाई जाती है, आप ध्यान रखेंगे। लक्षद्वीप पर प्रवाल भित्ति पाई जाती है, क्योंकि लक्षद्वीप तो खुद ही प्रवाल भित्ति से बना है। ठीक है, कच्छ की खाड़ी में प्रवाल भित्ति पाई जाती है, ये ध्यान रखेंगे। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सारे यहाँ भी क्या पाई जाती है? प्रवाल भित्ति पाई जाती है। नंबर 4 ध्यान रखेंगे, जबकि खंबात की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती, ये बात आप ध्यान रखेंगे। खंबात की खाड़ी में नहीं पाई जाती है, लक्षद्वीप में सर्वाधिक पाई जाती है, सबसे ज़्यादा प्रवाल भित्ति लक्षद्वीप में, क्योंकि लक्षद्वीप तो निर्मित इसी से। मन्नार की खाड़ी 2 नंबर। ठीक है, कच्छ की खाड़ी से भी पाई जाती है और अंडमान निकोबार द्वीप पर भी पाई जाती है, लेकिन खंबात की खाड़ी में नहीं पाई जाती, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है और कहाँ नहीं पाई जाती है। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ समझ पाए। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति मैंने बता दी है। ठीक है, तो प्रवाल भित्ति के बारे में इतना ध्यान रखेंगे क्या प्रवाल भित्ति है। अब हम एक एक को पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे लक्षद्वीप को, ठीक है, और एक पढ़ेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप को, और 2 हम पढ़ेंगे, दोनों को डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह है। ठीक है, इन दोनों को पढ़ेंगे। इसके बाद में कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे
क्या पढ़ेंगे, दक्षिण भारत के प्रमुख दर्रे पढ़ेंगे नॉर्मल, ठीक है। और कुछ घाटियाँ जो मैंने बताया था कि अगली क्लास में हम घाटियों को शामिल करेंगे, भारत में कौन सी घाटी कहाँ स्थित है, इस बात को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ पाए होंगे आप, ठीक है।